जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के तीसरे वीडियो की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट जानकारी को समझा था और साथ ही उससे संबंधित क्वेश्चन करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत की बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत का दोष क्या था, ताकि इससे संबंधित जब भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों जब हम लोग न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की बात करते हैं तो हम सबों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि गुरुजी ये आया कहां से। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी तत्वों के गुणों का अध्ययन हम आसानी से कर पाए, तत्वों के गुणों को हम आसानी से समझ पाए, इसीलिए क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पीरियोडिक टेबल को किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग प्रयास करा है। और पीरियोडिक टेबल बनने के प्रारंभिक प्रयास की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उस समय में लववाजे नामक वैज्ञानिक थे, लॉथर मेयर नामक वैज्ञानिक थे, डोमा नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रारंभिक प्रयास करा था। जब इन सभी का जो प्रारंभिक प्रयास था वो फेल हो गया था तब कौन आए थे, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी तब डॉबरेनर आए थे। कौन आए थे, डॉबरेनर आए थे, जिन्होंने क्या दिया था, ट्राइड रूल दिया था, यानी कि त्रियक नियम दिया था। ध्यान में रखिएगा कि डॉबरेनर ने अपने ट्राइड रूल में क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास तीन तत्व ए बी सी हो और तीनों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा और ये क्या हो जाता है, डॉबरेनर का ट्राइड रूल हो जाता है। लेकिन आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो डॉबरेनर का ट्राइड रूल था ये सिर्फ और सिर्फ 9 तत्व तक ही लागू हो रहा था। यानी कि मैंने जो आपको बताया था कि डॉबरेनर के ट्राइड आपको याद रखने हैं और उसके लिए ट्रिक था लीना के केसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी डॉबरेनर ट्राइड का जो पहला ग्रुप था उसमें लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था। साथ ही साथ दूसरा ग्रुप क्या था, तो कैल्शियम था, एस्ट्रोनिटम था और क्या था, बेरियम था। और तीसरा ग्रुप आपका कौन सा था, तो तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। यानी कि जो डॉबरेनर का ट्राइड रूल था वो सिर्फ और सिर्फ इसी तत्व तक क्या हो रहा था, तो गुरुजी सक्सेस हो रहा था, इससे आगे नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि डॉबरेनर का जो ट्राइड रूल था वो इतना ही तत्वों के बारे में सही सही बता पा रहा था, बट इससे आगे के तत्वों की गुण की व्याख्या नहीं कर रहा था। यहां पे आपका जो डॉबरेनर का त्रियक नियम था वो क्या हो चुका था, पूरी तरह से फेल हो चुका था, विफल हो चुका था। अब वैज्ञानिकों के पास ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अब तत्वों के गुणों का अध्ययन कैसे किया जाए। तभी आपका कौन वैज्ञानिक आए, तो गुरुजी न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक आए, जो कहां के थे, तो ये इंग्लैंड के थे। कहां के थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने 1863-64 ईस्वी में 1863-64 ईस्वी में अपना एक्सपेरिमेंट करा, यानी कि प्रयोग करा। न्यूलैंड ने तत्वों के गुणों को समझने के लिए 1863 से 64 के बीच में अपना एक्सपेरिमेंट करा था, प्रयोग करा था। और इस प्रयोग में उन्होंने क्या करा, तो उस वक्त तक जो ज्ञात तत्व थे उन सभी को इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। और जब न्यूलैंड ने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को सजाया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वां तत्व जो है वो पहले के गुण के समान है। यानी कि जब न्यूलैंड ने 1863-64 में अपना एक्सपेरिमेंट करा तत्वों के गुणों को समझने के लिए, तो पहले क्या करा, तो पहले उन्होंने जितने भी तत्व थे उन सभी को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। और फिर क्या देखा कि प्रत्येक 8वां तत्व जो है वो किसके समान है, तो पहले तत्व के गुण के समान है। और इसी तरह से उन्होंने उस वक्त तक जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी का अवलोकन करा और सभी में उन्होंने क्या देखा कि लगभग जो भी तत्व हैं उन सभी का 8वां तत्व जो है वो पहले के समान हो रहा है। और इस चीज से ये प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के 1865-66 में इन्होंने ये बताया कि हमारे पास जितने भी तत्व हैं वे सब के सब संगीत के सुर के जैसा है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे संगीत के सुर से क्या लेना देना है, तो मेरे मित्र जब आप संगीत के सुर की बात करते हो तो आप क्या कहते हो कि गुरुजी पहला जो पद होता है वो क्या होता है, सा होता है, दूसरा पद क्या होता है, रे, तीसरा आपका गा और चौथा आपका मा, फिर क्या होता है, तो सर पा होता है, सा रे गा मा पा, और फिर क्या कहते हैं गुरुजी धी होता है, फिर क्या होता है ना होता है और फिर क्या होता है सा होता है। आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा पहला पद है,
ये क्या है, दूसरा पद है, और ये तीसरा, और ये क्या है गुरुजी चौथा, ये क्या है पांचवा, ये क्या है आपका छठा, और ये क्या है सातवां, और ये क्या है आपका आठवां। आप इसको एक साथ कैसे पढ़ते हैं, तो आप सभी कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या कहते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि गुरुजी पहला भी टर्म सा है और आठवां भी टर्म क्या है, सा है। और न्यूलैंड बाबा जो थे वो इसी चीज से प्रेरित हो गए कि जब संगीत के सुर में पहला पद आठवें से मिल सकता है या फिर आठवां पद पहले से मिल सकता है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो जो प्रत्येक आठवां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान होगा। और इसको उन्होंने उस वक्त क्या नाम दे दिया, तो गुरुजी इस चीज को उन्होंने अष्टक सिद्धांत का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, अष्टक सिद्धांत का नाम दे दिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्टेव रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेव रूल कहते हैं। और फिर इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व क्या होगा, पहले के समान होगा। और यही क्या था आपका न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का रूल था, थ्योरी था। तो ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में इस दोनों ही डेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने अपना एक्सपेरिमेंट कब करा था, यानी कि न्यूलैंड ने कौन से वर्ष में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और फिर यह अवलोकन करा कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले के समान है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी वो वर्ष 1863 से 64 के बीच का था। और जब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत किस वर्ष दिया था, तो आप कहेंगे 1865 से 66 के बीच में न्यूलैंड ने क्या दिया था, तो अपना अष्टक सिद्धांत दिया था, यानी कि ऑक्टेव रूल दिया था। तो आपको ज्यादा लाग लपेटा नहीं याद रखना है, बिल्कुल ही सरल शब्दों में याद रखना है कि तत्वों को जब उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले के समान होगा या फिर पहले तत्व का गुण आठवें के समान होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड ने जब तत्वों को सजाना शुरू करा था तो कहां से स्टार्ट करा था, तो गुरुजी इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट करा था। न्यूलैंड ने तत्वों को कहां से स्टार्ट करा सजाना, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करा और कहां पे खत्म किया था, तो 56वें तत्व थोरियम पे खत्म किया था। और साथ ही साथ इन्होंने उस वक्त यह भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 तत्व ही हैं, यानी कि 56 तत्व ही हैं। और जितने भी 56 तत्व हैं उन सभी को मैंने वर्गीकृत कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप सभी इसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र जैसे ही नए नए तत्वों की खोज हुई, आपका अक्रिय गैस का खोज हुआ और फिर जब फेरस, कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज की जानकारी हुई, तब जाकर के जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। मतलब यह है कि अब आपको यहां पे यह समझना होगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम का दोष किया था, लेकिन उससे भी पहले आपको यह समझना होगा कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसका अपना इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के इंपॉर्टेंस, महत्व की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के इंपॉर्टेंस की। ध्यान में रखिएगा कि इंपॉर्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में महत्व कहते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे जो मैंने आपको न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से संबंधित 3 महत्व बताए हैं, ये तीनों ही महत्व आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट भी है। और ध्यान में रखिएगा कि इस तीनों ही पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस वक्त न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था उस वक्त न्यूलैंड ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ये बता दिया था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 तत्व ही क्या हैं, ज्ञात हैं, और इससे ज्यादा संभव नहीं हो सकता है। जबकि ध्यान में रखिएगा इनका यही बात इनके लिए क्या हो गया था, कफ का घर हो गया था। मतलब इन्होंने बताया कि 56 तक ही तत्व है हमारे पास, और इन्होंने 56 तत्व को सजा करके बोला कि यही हमारा अष्टक सिद्धांत अब हर एक तत्व के लिए लागू होगा। लेकिन जैसे ही 56 से ज्यादा तत्वों की खोज हुई, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के वक्त में टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 56 थी। और मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है कि न्यूलैंड का अनुमान था कि प्रकृति में 56 तत्व ही ज्ञात हैं। उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट करा था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 तत्व ही ज्ञात हैं, और इन 56 तत्व के लिए हमारा अष्टक सिद्धांत क्या है, पूरी तरह से परिपूर्ण है। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि इसका अगला इंपॉर्टेंस क्या था, तो न्यूलैंड ने तत्वों को सजाना हाइड्रोजन से शुरू किया और 56वें तत्व थोरियम पर खत्म किया। एक्चुअली में जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था वो हल्के तत्वों पर लागू होता था, और इसीलिए न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक सिद्धांत दिया था उसमें तत्वों को उन्होंने हाइड्रोजन से सजाना शुरू किया और 56वें तत्व थोरियम पे जाकर के
के खत्म कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का पहला तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन है। और आखिरी तत्व कौन सा है, आप कहेंगे थोरियम। न्यूलैंड ने अपने अष्टक सिद्धांत में तत्वों को कहां से स्टार्ट करा था सजाना, आप कहेंगे हाइड्रोजन से। कहां पे खत्म किया, आप कहेंगे 56वें तत्व थोरियम पे खत्म किया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लिथियम और सोडियम के गुणधर्म में समानता की पुष्टि करता है। या फिर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म में समानता की पुष्टि करता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले न्यूलैंड ने जब तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था तो उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के समान है। तो न्यूलैंड के वक्त आपका लिथियम और सोडियम और साथ ही बेरिलियम और मैग्नीशियम इन चारों ही तत्वों का आविष्कार हो चुका था। और सबसे पहले न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से ही इस बात की पुष्टि हुई कि जो आपका लिथियम है उसका प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलता है और जो आपका बेरिलियम है उसका प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलता है। तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सिद्धांत के अनुसार लिथियम और सोडियम के गुणधर्म में समानता पाई जाती है, आप कहेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म में समानता पाई जाती है, आप फिर से कहेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से। और मैंने इस पॉइंट को भी यहां पे पॉइंट नंबर 3 करके लिख दिया है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म तथा बेरिलियम एवं मैग्नीशियम के गुणधर्म में समानता की पुष्टि करता है। तो मेरे मित्र, न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल का क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप इस 3 पॉइंट के रूप में अपने माइंड में रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी जब न्यूलैंड ने इतना सारा चीज बताया और सब कुछ सही चल रहा था तो ये फेल क्यों हो गया। तो आइए अब हम लोग इसके दोष की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अष्टक नियम के दोष की, यानी कि अष्टक सिद्धांत के दोष कौन कौन से थे, डिफॉल्ट क्या सब था। तो मेरे मित्र, पहला चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड के समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। और इन्होंने क्या करा था, तो गुरुजी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। कहां से कहां तक, तो हाइड्रोजन से थोरियम तक सजाया था। हाइड्रोजन से थोरियम तक सजाया था। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक जितने भी तत्व थे उनके गुणों में समानता होनी चाहिए। यानी कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक जितने भी तत्व थे उन सभी पे लागू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था, अष्टक सिद्धांत था, वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। कहां तक लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है। यानी कि इसके आगे के तत्वों का वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, आगे के तत्वों के गुणों की व्याख्या उससे नहीं हो पा रहा है। तो पहला डिफॉल्ट आपको यहीं पे मिल गया, क्या कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इसका जो दूसरा सबसे बड़ा दोष था वो क्या था, तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हल्के तत्व पे लागू होता है। हल्के तत्व पर क्या होता है, लागू होता है। यानी कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो तत्व भारी है, जिसकी परमाणु भार ज्यादा है, उस पर लागू नहीं होता है। यहां भी क्या हो गया, तो गुरुजी यहां भी हमको दूसरा दोष मिल गया। तो आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इसका दूसरा दोष क्या था कि यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता था। तो कौन से भार वाले परमाणु तत्वों पर लागू होता था, तो हल्के भार वाले जो परमाणु तत्व थे उस पर लागू होता था। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इसका तीसरा दोष क्या था, तो तीसरा सबसे बड़ा दोष ये था कि इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के ये बता दिया कि हमारे पास टोटल 56 तत्व ही हैं और इतना ही तत्व रहेंगे, आगे इससे ज्यादा तत्व नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही साइंस डेवलप हुआ तो हम लोगों ने और ज्यादा तत्वों को खोजा और अभी हमारे पास टोटल 118 तत्व है। तो कहां इन्होंने बोला था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 तत्व ही हैं, और अभी कहां हमारे पास 118 तत्व हैं, और इसमें से 98 तत्व आपको कहां मिल जाएंगे, प्रकृति में मिल जाएंगे। यानी कि उनका यह अनुमान भी क्या हो गया, गलत हो गया। और इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं, तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के दोष के रूप में देखते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका जो तीसरा दोष था वो क्या था, तो न्यूलैंड के अनुमान था कि प्रकृति में 56 तत्व ही हैं, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आगे बहुत सारे तत्वों का क्या हुआ, खोज हुआ। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इनका जो सबसे बड़ा दोष था वो कौन सा था, तो ये चौथे नंबर वाला दोष था। भाई इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 8 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो हमारा 8वां तत्व होगा इसका प्रॉपर्टीज किसके जैसा होगा, पहले के जैसा होगा। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस की खोज हुई
जैसे ही नोबेल गैस की खोज हुई तो प्रत्येक 9वें तत्व का गुण पहले के समान है, न कि 8वें तत्व का गुण पहले के समान है। तो ये क्या हो गया, इसका सबसे बड़ा दोष हो गया, क्योंकि इसी बेस पे उन्होंने क्या करा था, ऑक्टेव रूल दिया था। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस की खोज हो गई तब उनका ये रूल भी क्या हो गया, तो सर फेल हो गया। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। चौथा इसका सबसे बड़ा दोष क्या था, तो अक्रिय गैस की खोज होने पर नवम तत्व जो है, यानी कि 9वां तत्व जो है वो पहले तत्व के गुण के समान होता है, जबकि इन्होंने क्या बताया था कि 8वां तत्व पहले तत्व के गुण के समान होता है, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है ये किस तत्व तक लागू होता है, आप कहेंगे कैल्शियम तक लागू होता है। कहां तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कौन से गैस के खोज हो जाने पर जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था वो फेल हो चुका था, आप कहेंगे अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। साथ ही अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन मिले कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हल्के भार वाले परमाणु तत्वों पर लागू होता है, आप कहेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्यों, क्योंकि यह भारी परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे, और यह न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल का सबसे बड़ा दोष भी माना जाता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम भी होगा कि जब हम लोग कोबाल्ट और निकेल की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इस दोनों ही तत्व का प्रॉपर्टीज सेम होता है। मेरे मित्र, सिर्फ और सिर्फ इस दोनों ही तत्व का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। जब आप फेरस की बात करते हैं, यानी कि लोहा की बात करते हैं, तो इसका भी प्रॉपर्टीज किसके जैसा होता है, तो कोबाल्ट और निकेल के जैसा होता है। लेकिन न्यूलैंड ने यहां पे क्या गलती कर दिया कि कोबाल्ट और निकेल को तो एक ग्रुप में रखा, लेकिन इस ग्रुप से किसको बाहर कर दिया, लोहा को बाहर कर दिया। किसको बाहर कर दिया, लोहा को बाहर कर दिया। जबकि लोहा का भी गुण कैसा था, तो गुरुजी कोबाल्ट और निकेल के जैसा ही होता है। और कोबाल्ट और निकेल को लोहा से दूर करके किस ग्रुप में रख दिया, तो जहां पे आपका क्लोरीन रखा जाता है, ब्रोमीन रखा जाता है, फ्लोरीन रखा जाता है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन इन सब के ग्रुप में किसको रख दिया, कोबाल्ट और निकेल को। जबकि फेरस जिसका प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकेल के जैसा था उसको उन्होंने क्या करा, तो इस ग्रुप से हटा दिया, जो क्या था, तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का एक सबसे बड़ा दोष था। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के क्या सब दोष थे। आप कहेंगे कि ये जो अष्टक नियम था केवल कैल्शियम तक लागू होता था, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता था, हल्के परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू होता था। साथ ही साथ जो उनका अनुमान था कि प्रकृति में टोटल 56 तत्व ही हैं, वो अनुमान भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें से 98 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। और साथ ही उसका अगला दोष क्या था, तो आप कहेंगे अक्रिय गैस की खोज होने पर जो प्रत्येक 9वां तत्व होता है वो पहले तत्व के गुण के समान होता है, न कि 8वां तत्व पहले के समान होता है। तो ये भी क्या हो गया सर, गलत हो गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या कर दी, तो कोबाल्ट और निकेल के समान गुणधर्म के आधार पर एक ग्रुप में तो रखा, लेकिन फेरस जो कि कोबाल्ट और निकेल के जैसा था उनको उन्होंने क्या करा, तो कोबाल्ट और निकेल से दूर रख दिया, जो कि क्या था सर, सही नहीं था। जबकि कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन के साथ रखा गया। जबकि कोबाल्ट, निकेल और क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन इन सभी का गुण थोड़ा सा भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। मेरे मित्र, अगर आपको न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के बारे में इतना सा कंसेप्ट, इतनी सी बातें मालूम है, तो मेरे ख्याल से आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में जो भी क्वेश्चन न्यूलैंड ऑक्टेव रूल से पूछे जाएंगे उसका जवाब आप बिल्कुल ही सहजता और सरलता से दे सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कठिनाई महसूस नहीं होगी। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मेरे मित्र, इसके अगले सेशन में हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।